हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में। तो चैप्टर का नाम आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ने हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशंस के बारे में बात की थी। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जो ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। अब ट्रांसपोर्ट किसका करेगा? एक तो गैसेज का एंड न्यूट्रिएंट मटेरियल का। उनके बाद में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के टाइप्स के बारे में बात की थी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम दो टाइप का होता है। एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उनके बाद में हम बात करे थे ब्लड के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था? ब्लड। तो ब्लड के बारे में, ब्लड की प्रॉपर्टीज हमने बात की थी कि ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड में क्या होता है। तो ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक तो होता है ब्लड कार्पासूल्स और दूसरी होती है ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ब्लड कार्पासूल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होता है? ब्लड कार्पासूल्स। तो जब हम कार्पासूल्स की जगह हम बात करते हैं तो ब्लड कार्पासूल्स में भी तीन प्रकार की कार्पासूल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? आरबीसी लिखा है। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स या कार्पासूल्स। और आरबीसी का दूसरा नाम आता है इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा नाम क्या आता है? इरिथ्रोसाइट्स भी इसको बोलते हैं या कहते हैं। उनके बाद में टोटल कार्पासूल्स। टोटल कार्पासूल्स में कौन कौन सी होगी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो टोटल कार्पासूल्स में से 99% कौन सी कार्पासूल्स होती है? आरबीसी होती है। तो सबसे पहला तो मैंने क्या लिखा है? 99% ऑफ ऑल ब्लड कार्पासूल्स। तो ऑल ब्लड कार्पासूल्स की 99% क्या होती है? आरबीसी होती है। उनके बाद में सेकंड मैंने क्या लिखा है कि आरबीसी होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। नॉन न्यूक्लिएटेड यानी आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होने के कारण आरबीसी कैसी होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। इनकी जो शेप आती है वो स्फेरिकल शेप आती है। उनके बाद में स्फेरिकल, डिस्कोइडल एंड बाइकॉनकेव टाइप की सेल्स होती है आरबीसी। आरबीसी के जब हमें मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो आरबीसी का जो डायमीटर होता है, आरबीसी का डायमीटर वो 7 से लेकर 7 to 8 mm होता है। और उसका जो थिकनेस होती है, इसकी जो मोटाई होती है वो 2 mm की होती है। उनके बाद में आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन की जब हम बात करें तो हीमोग्लोबिन कौन सी प्रोटीन होती है? कॉन्जुगेटिव प्रोटीन होती है। कॉन्जुगेटिव प्रोटीन होती है। तो कॉन्जुगेटिव प्रोटीन में एक तो क्या है? फेरस धातु और प्लस है ग्लोबिन प्रोटीन। तो यहाँ पे फेरस जो मेटल होती है, फेरस मेटल जो हमेशा +2 में, जो +2 स्टेज में प्रेजेंट होती है। और साथ में जो ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो हीमोग्लोबिन बराबर होगा Fe+2 प्लस पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट है। उनके बाद में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो Hb+O2 इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उनके बाद में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी की अगर हम बात करें या परसेंटेज की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन एक एडल्ट ह्यूमन में इसकी जो एवरेज जो क्वांटिटी होती है वो 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। उनके बाद में आरबीसी का जो लाइफ स्पान, आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज का होता है। उनके बाद में जब 120 डेज के बाद में ये क्या हो जाती है? डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज होती है किसमें? लीवर या स्प्लीन में। ठीक है, जब आरबीसी का जब डिकम्पोज होता है या आरबीसी का कंपोजिशन होता है, उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से फेरस धातु अलग हो जाएगी और वापस फेरस धातु कहाँ पे चला जाएगा? बोन मेरो में। और वापस से हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है। और साथ में जो यहाँ पे ग्लोबिन प्रोटीन है वो किसमें चेंज हो जाती है? बाइल पिगमेंट में। बाइल पिगमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो बिलिरुबिन और दूसरा बिलिरुबिन होता है, जिसको हम फेशियल मेट्री के साथ बॉडी से बाहर आउट कर देते हैं। तो ये तो हो गया आरबीसी के बारे में, आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि आरबीसी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला तो क्या है? टोटल कार्पासूल्स की 99% क्या होती है? आरबीसी होती है। दूसरी बात क्या है? आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
न्यूक्लियस के बारे में हम सेल ऑर्गन न्यूक्लियस पढ़ते हैं, तो इसमें न्यूक्लियस क्या होती है, एब्सेंट होता है। इनकी जो शेप की अगर हम बात करें आरबीसी की शेप, तो आरबीसी कैसी होती है, स्फेरिकल, डिस्कोइडल एंड बाइकॉन्केव टाइप की जो सेल्स होती है। उनके बाद में हम इसकी मेजरमेंट की अगर हम बात करें, तो इसकी जो डायमीटर होता है, मोस्टली सेल्स राउंडेड होती है, सर्कुलर होती है, तो इसका जो डायमीटर होता है वो 7 से लेकर के 8 मिलीमीटर का होता है। इसी प्रकार जब हम इसके थिकनेस की अगर हम बात करें, तो थिकनेस होती आती है इसकी 2 mm। उनके बाद इसके नेक्स्ट करेक्टर की अगर हम बात करें, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन की जब हम बात करें, तो हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटिव टाइप की एक प्रोटीन होती है, कॉन्जुगेटिव टाइप की एक प्रोटीन होती है। कॉन्जुगेटिव प्रोटीन किसे कहेंगे, यदि प्रोटीन के साथ में कोई दूसरा मेटल धातु अगर जुड़े हुई होती है, तो उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, या प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होता है प्रोटीन के साथ में, तो उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव प्रोटीन बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, फेरस, और फेरस Fe+2 स्टेज में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्लोबिन क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ग्लोबिन क्या प्रोटीन है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में होता है। उनके बाद में यहाँ पे आरबीसी में प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। तो H की हीमोग्लोबिन होगा, और O2 के साथ जब बाइंड होगा तो किसका निर्माण होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। जब हम आरबीसी के लाइफ स्पान की अगर हम बात करें, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है 120 डेज का होता है। 120 डेज के बाद में इनकी क्या हो जाती है, सेल्स की डेथ हो जाती है, आरबीसी की डेथ हो जाती है। और आरबीसी की डेथ कहाँ पे होती है, या तो लीवर एंड स्प्लीन में होती है। लीवर एंड स्प्लीन में जब आरबीसी का डीकम्पोजिशन होता है, तब किसका निर्माण होता है, एक तो बाइल पिगमेंट बनते हैं, और साथ में क्या बनता है, ये फेरस मेटल बनती है, फेरस मेटल। फेरस मेटल वापस कहाँ पे रिप्लेस हो जाती है, बोन मेरो में। और बोन मेरो में क्या फिर से किसका निर्माण होता है, बोन मेरो में ब्लड का या आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्लोबिन जो प्रोटीन है, वो बाइल पिगमेंट में चेंज हो रही है। और बाइल पिगमेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बिलीरुबिन आते हैं, जिसको फेशियल मेट्रिक्स के द्वारा उसको बॉडी से बाहर आउट कर देते हैं। तो ये तो हो गया आरबीसी के बारे में। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म आती है वाइट ब्लड सेल्स, और इसको दूसरा नाम आता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या आती है, वाइट ब्लड सेल्स एंड, या फिर इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। तो अब हम बात करें डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में सबसे पहली बात है, दे आर न्यूक्लिएटेड कलरलेस सेल्स। आरबीसी में क्या न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और डब्ल्यूबीसी होती कैसी है, कलरलेस होती है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पासोल्स बोलते हैं, और जिसका दूसरा नाम आता है ल्यूकोसाइट्स। उनके बाद में यदि हम क्वांटिटी की अगर हम बात करें, तो एक एडल्ट, इसकी अगर हम बात करें, तो एडल्ट जो ह्यूमन है उसमें इसकी क्वांटिटी 7000 क्यूबिक mm होती है। कितनी होती है, 7000 पर क्यूबिक mm इसकी क्वांटिटी होती है। उनके बाद में डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ पे होता है, बोन मेरो में होता है। जिस प्रकार आरबीसी का निर्माण भी, या आरबीसी का फॉर्मेशन भी कहाँ पे हो रहा है, बोन मेरो में हो रहा है, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी कहाँ पे होता है, बोन मेरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पान आता है वो 4 to 5 डेज होता है। आरबीसी का कितना होता है, 120 डेज का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 4 to 5 डेज। 4 या 5 डेज के बाद भी इसकी क्या हो जाती है, सेल्स की डेथ हो जाती है। इनका जो एक स्पेशल डब्ल्यूबीसी का एक स्पेशल करेक्टर आता है कि इसमें जो मूवमेंट पाया जाता है, यह ब्लड के अंदर मूवमेंट करती है, ब्लड के अंदर एक मूवमेंट करती है। वो मूवमेंट कौन से टाइप का मूवमेंट होता है, एमीबॉइड मूवमेंट होता है। ये इसका एक स्पेशल करेक्टर होता है। तो इसका स्पेशल जो फीचर होता है एमीबॉइड मूवमेंट। तो यदि हम ब्लड को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, तो ये सेल से एमीबॉइड मूवमेंट करते हुए आपको दिखाई देगी, एमीबॉइड मूवमेंट, ये इसका स्पेशल फीचर है। उनके बाद में डब्ल्यूबीसी को भी आगे जाकर के और क्लासीफाई किया गया है कि डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, या 2 टाइप की होती है। एक तो होती है ग्रेनुलोसाइट, दूसरी होती है ए ग्रेनुलोसाइट। पहली कौन सी सेल्स है, ग्रेनुलोसाइट, और दूसरी कौन सी है, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में क्या ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे कण बोल सकते हैं, या ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके साइटोप्लाज्म पार्ट में। तो जिस डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अगर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट।
एग्रेनुलोसाइट में क्या होते हैं, ग्रेनुल्स एब्सेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसका दूसरा नाम आता है, एग्रेनुलोसाइट का नाम आता है मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो मोनोन्यूक्लियर का अर्थ क्या हुआ, एक न्यूक्लियस। तो एग्रेनुलोसाइट में क्या है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार जब हम ग्रेनुलोसाइट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म पार्ट में। इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट। क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट। अब पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियोसाइट का क्या अर्थ हुआ, पॉलीमॉर्फिक यानी इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बार बार अपनी जो शेप है एंड साइज है वो बार बार चेंज करता रहता है, एक अवस्था में नहीं रहता है या एक स्टेज में नहीं रहता है। तो इस वजह से ग्रेनुलोसाइट जो ल्यूकोसाइट है उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स हो गए, ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होगा एग्रेनुलोसाइट। तो जब हम ग्रेनुलोसाइट की अगर हम बात करें, इसका दूसरा नाम होगा पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो बार बार अपनी शेप जो साइज वगैरह वो चेंज कर रहा है। तो इस वजह से ग्रेनुलोसाइट जो ल्यूकोसाइट है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। अब ग्रेनुलोसाइट जो ल्यूकोसाइट है वो भी मोस्टली 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार है इसके, पहला प्रकार तो आता है न्यूट्रोफिल, दूसरा आता है इयोसिनोफिल और चौथा आता है बेसोफिल। ठीक है ना। देखो जब हम ब्लड को या ब्लड की कार्पासोल्स को जब हम स्टेन करते हैं या फिर हमें डब्ल्यूबीसी को जब हम स्टेन करते हैं तो वो कौन से नेचर की स्टेन या डाई से वो स्टेन हो रही है उसके अकॉर्डिंग इस ल्यूकोसाइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला तो न्यूट्रोफिल हो गया, दूसरा इयोसिनोफिल हो गया और तीसरा क्या होगा, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल क्या होता है, न्यूट्रल, इयोसिनोफिल एसिडिक और बेसोफिल बेसिक। ठीक है। तो न्यूट्रोफिल की जब हम बात करें तो न्यूट्रोफिल है वो एसिड एंड न्यूट्रल, तो जब हम न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल एसिड एंड बेस दोनों से वो स्टेन हो सकती है, जबकि यानी यहाँ पे एसिड और बेस या एल्कालाइन दोनों से वो क्या हो रही है, स्टेन हो रही है। और जब इसका कलर कैसा आएगा, लाइट पर्पल कलर आएगा। जब हम इसको स्टेन करेंगे इस सेल्स को तो कौन सा कलर आएगा, लाइट पर्पल कलर आता है। ठीक है। उनके बाद में एक आता है डायपेडिस है ना। तो डायपेडिस क्या होता है कि न्यूट्रोफिल जो ल्यूकोसाइट है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो सकती है बाहर की ओर। ठीक है। उनके बाद में आता है इयोसिनोफिल किसके द्वारा स्टेन होती है, सबसे पहले इयोसिनोफिल के बारे में तो क्या है, किसकी साइज जो होती है इक्वल साइज होती है, बिग ग्रेनुल होती है और ये एसिड डाई से ये स्टेन होती है। और जब एसिड डाई से स्टेन होगी तब कौन सा कलर आएगा, इसका पिंक कलर आएगा। अब हम बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट के बारे में। तो एग्रेनुलोसाइट में क्या होती है, ग्रेनुल्स एब्सेंट होती हैं। इसका दूसरा नाम क्या आता है, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसको बोलते हैं। और उनके बाद में एग्रेनुलोसाइट में 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट व लिम्फोसाइट। जब हम मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो मोनोसाइट की जो शेप होती है वो बीन शेप होती है, साइज में लार्ज होती है, बिग साइज होती है। इसकी जो बिग साइज वो क्या कहलाती है, मैक्रोफेगस कहलाती है। और मैक्रोफेगस की जो नेचर होती है वो कौन सी होती है, फेगोसाइटिक होती है। और ये इसी फेगोसाइटिक नेचर होने की वजह से ये किस में पार्टिसिपेट करती है, इम्यूनिटी में या इम्यूनो सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है। उसी प्रकार हम लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट की जो शेप होती है वो स्फेरिकल सेल्स होती है, स्फेरिकल सेल्स विद ओवल न्यूक्लियस, ओवल टाइप का इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लिम्फोसाइट में। उनके बाद में ये इसकी जो ओरिजिन है वो किसके द्वारा होती है, बोन मेरो में इसकी ओरिजिन होती है। इसका लाइफ स्पान वो कितना होता है, 2 से लेकर के 100 डेज का इसका लाइफ स्पान होता है। और इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती है, बीटा सेल्स एंड टी सेल्स। बीटा सेल्स एंड टी सेल्स दोनों ही किस में पार्टिसिपेट करती है, इम्यूनिटी में या इम्यूनो सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो कोई भी बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में जो इंटर कर रहा है उसको किल करने का काम कौन सी सेल करती है, बी एंड टी सेल्स करती है। ठीक है। इसी प्रकार जब हम प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, तीसरी कार्बोसोल्स कौन सी आती है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में सबसे पहली बात है वेरी स्मॉल, इनकी जो साइज है वो डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी की तुलना में छोटी होती है। उनके बाद में इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है,
प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, आरबीसी में भी क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लेटलेट्स की जो साइज या शेप की अगर हम बात करें वो इरेगुलर इनकी क्या होती है, शेप होती है इरेगुलर। इनकी काउंटिंग की अगर हम बात करें तो ब्लड में इसकी जो संख्या होती है वो 3 लाख पर क्यूबिक mm होती है, क्यूबिक पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। उनके बाद इसके लाइफ स्पान की अगर हम बात करें तो इसका लाइफ स्पान भी क्या होता है, 5 to 7 डेज का होता है। और इसका जो डिग्रेशन है, डिग्रेशन वो कहाँ पे हो रहा है, लिवर एंड स्प्लीन में होता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट रोल की अगर हम बात करें या इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग की मैकेनिज्म में। तो ये हो गई कार्पासूल्स के बारे में या ब्लड कार्पासूल्स के बारे में। एक बार मैं आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में फिर से बता रहा हूँ। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म आती है व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पासूल्स बोल सकते हैं हम। इसका दूसरा नाम आता है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अगर हम सबसे पहले हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें, प्रॉपर्टीज या गुण के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सबसे पहली बात तो डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरी बात ये कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है। इनकी संख्या की या क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो एक एडल्ट ह्यूमन में इनकी संख्या 7,000 पर क्यूबिक mm होती है। इनका जो निर्माण है या फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पान है वो 4 to 5 डेज का होता है। इसका जो स्पेशल फीचर है वो होता है उसकी एमीबॉइड मूवमेंट। अमीबा जिस प्रकार मूवमेंट करता है, अमीबा में हम बात करें थे ना, उसमें अमीबा में सूडोपोडियल लोकोमोशन पाया जाता है, मूवमेंट पाया जाता है सूडोपोडियल, तो उसमें सूडोपोडिया का निर्माण होता है ना। और सूडोपोडिया को क्या है कि एक लेग की भांति अपना कार्य करते हैं जिसकी वजह से अमीबा आगे की ओर मूवमेंट करता है ना। तो इसी प्रकार अमीबॉइड मूवमेंट इसमें पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में। ये इसका एक स्पेशल फीचर है। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें, डब्ल्यूबीसी भी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। किसके बेसिस पर, ग्रेन्यूल्स के बेसिस पर। कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसी होती है जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होती है। जिस डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उसको तो हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट, ल्यूकोसाइट, ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, ए ग्रेनुलोसाइट में क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट के बारे में। तो ग्रेनुलोसाइट में क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट है उसका दूसरा नाम आता है पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं इसको, ग्रेनुलोसाइट को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है वो अपनी जो शेप एंड साइज को बार बार चेंज करता रहता है, एंड लोब्ड होता है, लोब्ड, इसका न्यूक्लियस बहुत सारे लोबों में डिवाइड रहता है। उनके बाद में ग्रेनुलोसाइट जो सेल्स है या कार्पासूल्स है, यह भी मुख्यतः 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इयोसिनोफिल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। तो न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल में क्या होता है, एसिड एंड एल्कालाइन, एसिड एंड बेस दोनों से ही वो स्टेन हो सकता है, ठीक है ना। जब हम न्यूट्रोफिल सेल्स को एसिड एंड या बेस दोनों में से किसी को भी हम इससे स्टेन करें तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा, लाइट पर्पल कलर हो जाएगा। इसी प्रकार हम इयोसिनोफिल की अगर हम बात करें तो इयोसिनोफिल है वो ओनली एसिड डाइस से ही या एसिड स्टेन से ही वो स्टेन होता है, ठीक है ना। और जब हम इसको स्टेन करेंगे तो इसका कलर कैसा आएगा, पिंक कलर आएगा। उसी प्रकार जब हम बेसोफिल की अगर हम बात करें तो बेसोफिल बेस स्टेन या डाई से स्टेन होता है और इसका कलर कैसा आएगा, ब्लू कलर आएगा, ठीक है ना। बेसोफिल की जो नेचर होता है वो होते हैं फेगोसाइटिक नेचर की होती है, फेगोसाइटिक नेचर की होती है। तो जब हमें कोई इन्फेक्शन होगा, किसी प्रकार का इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि एग्जांपल है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में बेसोफिल की जो संख्या है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ये फेगोसाइटिक नेचर की होती है। और ये जो ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उस बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करती है, बेसोफिल से प्रकार की सेल्स करती है। तो इन्फेक्शन के समय इनकी संख्या या क्वांटिटी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में। ए ग्रेनुलोसाइट, तो ए ग्रेनुलोसाइट में क्या होते हैं, ग्रेनुल्स एब्सेंट होते हैं। इसका दूसरा नाम क्या आता है, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। मोनोन्यूक्लियर न्यूक्लियस की संख्या क्या है, सिंगल होती है, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट।
उनके बाद एग्रेनुलोसाइट जो ल्यूकोसाइट सेल्स हैं, ये भी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। कौन कौन सी है? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट है ना, तो मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो इसकी जो शेप है वो बीन शेप होती है। बीन क्या एक फ्रूट का नाम है, उसकी शेप की होती है। उसकी साइज ये देखो यहाँ पे मोनोसाइट जो सेल्स है वो आपको डिफरेंट साइज में आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो बिग साइज है वो क्या कहलाती है? मैक्रोफेगस कहलाती है। और मैक्रोफेगस जो सेल है वो कौन सी सेल होती है? फेगोसाइटिक नेचर की होती है। फेगोसाइटिक नेचर की होती है और फेगोसाइटिक नेचर की होने की वजह से ये इम्यूनो सिस्टम में भाग लेती है, या फिर कोई भी बाहर से कोई भी बाह्य पदार्थ या फॉरेनर मटेरियल हमारी बॉडी में जब जो इंटर कर रहा है तो उसको नष्ट करने का काम कौन करती है? ये मैक्रोफेगस सेल्स करती है। ठीक है। उनके बाद में हम बात करते हैं लिम्फोसाइट या ल्यूकोसाइट के बारे में। तो लिम्फोसाइट की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। इसमें ओवल शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसकी जो ओरिजिन है वो भी कहाँ पे हो रही है? बोन मेरो से होती है। इसका लाइफ स्पान कितना होता है? 2 से 100 डेज का होता है। और इसमें दो प्रकार की सेल्स, ये भी आगे दो प्रकार की सेल्स होती है। एक तो बी सेल्स, दूसरी होती है टी सेल्स। और बी सेल्स एंड टी सेल्स को फॉरेनर जो बैक्टीरियल मान लीजिए कोई भी वायरस है उनको नष्ट करने का, किल करने का कार्य करती है। अब कार्पासल्स का तीसरा पार्ट आता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स साइज में वेरी स्मॉल होते हैं। किसकी तुलना में? एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स की तुलना में इसकी साइज कम होती है। उनके बाद में इसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। शेप इसकी इरेगुलर शेप होती है। काउंटिंग की अगर हम बात करें तो इसकी काउंटिंग कितनी होती है? 3 लॉग पर क्यूबिक एमएम होती है। इसका लाइफ स्पान 5 to 7 डेज का होता है। और इसमें डिग्रेशन, इसका जो डिग्रेशन या डिकम्पोजिशन है वो लिवर एंड स्प्लीन में होता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो किस में होता है? ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म में। तो ये तो हो गए ब्लड कार्पासूल्स। तो हम बात कर रहे थे ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। तो ब्लड के कंपोजिशन में एक तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में आपको बताना है और दूसरा आपको ब्लड कार्पासूल्स के बारे में। और ब्लड कार्पासूल्स में ये 3 है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में। ठीक है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या कार्य होते हैं? तो ब्लड का जो सबसे पहला कार्य आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। तो ब्लड का पहला कार्य क्या आता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड को, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। पीछे हमने रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म हमने पढ़े थी। रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म के द्वारा जो इंस्पायरेशन जो मैकेनिज्म हो रहा है, इंस्पायरेशन के द्वारा हम एयर को इनटेक कर रहे हैं और एयर के साथ में O2 भी हमारी लंग्स कैविटी में जा रही है। और लंग्स कैविटी की जब हम एलोलाई की हमने बात की थी, एलोलाई में जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड प्रेजेंट है और ब्लड में जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? उस O2 को बाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ पे? ब्लड में प्रेजेंट है। और वह ब्लड क्या कर रहा है? उस O2 को कहाँ तक ले जा रहा है? एक सेल तक ले जा रहा है। सेल तक ले जाने का काम करता है। किस रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। इसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं कि Hp+O2 किसका निर्माण कर रहा है? Hpo2 का। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ब्लड क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट करता है किसका? ऑक्सीजन का। तो पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। दूसरा कार्य क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। इसके बारे में भी हमने बात की थी कि सेल में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है। फूड स्टफ का मेटाबॉलिज्म या फूड स्टफ या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रहा है या फिर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो सेल्स में क्या है? CO2 प्लस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के ये CO2 का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? इन सेल्स में हो रहा है। अब क्या कर रहा है? ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड होकर के किसका निर्माण करता है? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसको हम क्या बोलेंगे? HpCO2। इसको हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यही ब्लड जिसमें CO2 प्रेजेंट है, यही ब्लड हार्ट के माध्यम से कहाँ पे आता है? लंग्स कैविटी में आता है। उस CO2 को क्या कर देता है? फ्री करता है। तो एक प्रकार से ब्लड क्या कर रहा है? CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड का तीसरा काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। देखो अपनी जब फूड जो हम इंटेक कर रहे हैं, फूड को इंटेक करने के बाद में फूड अपनी जो एलिमेंट्री कनाल में फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद में जो सिंपल फूड मटेरियल बन रहा है हमारी जो एलिमेंट्री कनाल में, तो उस सिंपल फूड मटेरियल को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य कौन कर रहा है? ब्लड करता है। ठीक है, इनके बाद में नेक्स्ट इसका कार्य आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। यदि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ब्लड में से वाटर बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? हमेशा फिक्स रहता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट या मेंटेन बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? ब्लड का होता है। उनके बाद में नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स की जब हम बात करें तो हार्मोन्स क्या होता है? एक केमिकल मटेरियल होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मटेरियल होते हैं जो किसके द्वारा? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, हेड रीजन में प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में प्रेजेंट है ना। एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। तो ये ग्लैंड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट है और इसके द्वारा जो सीक्रेट जो हार्मोन है उसका जो टारगेटिंग जो ऑर्गन है वो अलग कोई और अलग होता है। तो उस टारगेट ऑर्गन तक उस हार्मोन को पहुंचाने का काम कौन करता है? वो ब्लड करता है। ठीक है, तो ब्लड क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट करता है किसका? हार्मोन का भी। इनके बाद में नेक्स्ट इसका जो फंक्शन आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, इसके बारे में अभी हमने बात की थी कि जो ब्लड में जो कार्पासोल्स होती है जैसे कि बेसोफिल्स के बारे में अभी हमने बात की थी, लिम्फोसाइट के बारे में अभी हमने बात की थी कि इसका जो नेचर होता है वो फेगोसाइटिक होता है। फेगोसाइटिक से नहीं, भक्षण करने वाला, खाने वाला या भक्षण करने वाला। फेगोसाइटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? भक्षण करने वाला, खाने वाला। तो ये फेगोसाइटिक सेल्स जो है बाहर से कोई इनफेक्शनेबल जो कोई भी पैथोजन जो भी हमारी बॉडी में इंटेक करेगा तो इसको किल करने का काम कौन करेगा? ये सेल्स कर रही है, ये कार्पासोल्स कर रही है। तो ये भी एक का क्या है? ब्लड का काम है। तो हमारे इम्यून सिस्टम में भी क्या कर रहा है? ब्लड पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्शन करता है, डिजीज से हमें बचाने में प्रोटेक्शन करता है ब्लड। उनके बाद में नेक्स्ट इसका आता है रिपेयर ऑफ इंजरी। रिपेयर ऑफ इंजरी, जब हमें चोट लग जाती है या वो वाउंड बन जाता है तो सबसे पहले जो ब्लड का जो फ्लो हो रहा है उसको रोकने या फिर ब्लड क्लॉटिंग के जो मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा संपन्न की जा रही है? इसके द्वारा होती है। ठीक है ना। उनके बाद में जहाँ पे हमें चोट लगी है या वाउंड बना है तो वहाँ पे जो सेल्स है उस सेल्स में जो डिवीजन होना है बार बार, वो डिवीजन किसकी वजह से? ब्लड की वजह से। क्योंकि उस स्थान को या इंजर्ड जो जहाँ पे हमें चोट लगी है वहाँ उस स्थान को न्यूट्रिएंट मटेरियल है या O2 की हाई सप्लाई है, ये सारा का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। उनके बाद में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हो गया और उनके बाद में आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल में हमने एक्सक्रीशन में हमने पढ़ा है कि एक सेल में जो यूरिया का जो निर्माण हो रहा है, यूरिया ब्लड के माध्यम से कहाँ पे आ रही है? किडनी में आ रही है। तो किडनी का क्या कर रही है? उस यूरिया को यूरिन ग्रुप में बॉडी से बाहर निकालती है। तो इसमें भी हेल्प करता है कौन? ब्लड करता है। उनके बाद में वाटर बैलेंस, तो हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस भी कौन बनाता है? ब्लड बनाता है। ब्लड का जो वॉल्यूम होता है तो उसी को भी हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन के डेफिनेशन में कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन में अगर यूरिन के साथ में बॉडी से अगर वाटर ज़्यादा निकल रहा है, बॉडी को अगर वाटर की रिक्वायरमेंट है तो डीसीटी वाले जो पार्ट है उसमें जो हार्मोन है ब्लड के माध्यम से हार्मोन वहाँ पे डीसीटी वाले पार्ट में आता है और वाटर का क्या होता है? फिर से पुनः शोषण होता है, जिसकी वजह से वाटर रेगुलेशन बनता है हमारी बॉडी में। उनके बाद में आता है डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज। तो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज की जब हम बात करते हैं तो जब हमें कोई भी डिजीज है, हमें डिजीज को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहला डायग्नोसिस क्या करते हैं? हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ठीक है ना। ब्लड का टेस्ट, ब्लड में ग्लूकोज कितनी है, ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी है, तो ये सारे ब्लड में ट्रिपोनिन है या प्रेजेंट है या नहीं, तो ये सारे के टेस्ट हम किसका कर रहे हैं? ब्लड के माध्यम से हम करते हैं। तो एक डिजीज को आइडेंटिफाई करने में हम किसका यूज करते हैं? ब्लड का यूज करते हैं। तो डिजीज डायग्नोसिस में भी ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये 11 फंक्शंस है ब्लड की। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। जो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है। ओके, थैंक यू।